तो बात करते हैं जी इकोलॉजी। सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझते हैं, व्हाट इज इकोलॉजी। हमने कहा सर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। पहला टर्म है ओइकोस। ओइकोस मतलब होता है घर, ठीक, या फिर इससे रिलेट करते हुए मैं इसको बोल रहा हूं हैबिट। एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो मतलब तो निकल कर आ रहा है स्टडी ऑफ हाउस या स्टडी ऑफ हैबिटेट, लेकिन बेसिकली क्या है ये समझते हैं। तो हमने कहा हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं। ये मैंने आपके आसपास का एनवायरनमेंट ले लिया, इसमें आप हो, है ना, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स भी हैं, और इसको कुछ एबायोटिक फैक्टर्स जैसे विंड, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स यहां प्रेजेंट है। तो ये जो सर्कल के बाहर के फैक्टर्स हैं ये हैं एबायोटिक फैक्टर्स, सर्कल के अंदर हैं आपके पास बायोटिक फैक्टर्स। अब एक ऑर्गेनिज्म जैसे आप हैं, क्या इन सब के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन कर रहे हैं? यस और नो? एक ह्यूमन अपनी सारी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शंस कर रहा है, एक प्लांट भी अपनी पूरी सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इंटरेक्शन नहीं कर रहा हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म? कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा है? नहीं है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एनवायरनमेंट के साथ और अपने साथ वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। क्या मेरी बात समझ आ गई कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनवायरनमेंट के साथ, अपनी सराउंडिंग के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, इस स्टडी को आप क्या नाम देते हो? इकोलॉजी। इज इट क्लियर? समझ आई मेरी बात? क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स? मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं सबसे पहले कि सर स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म with its environment, या फिर study of interactions of an organism with biotic and एबायोटिक कंपोनेंट्स। समझ आ गई? क्लियर इतना? यस। कोई दिक्कत? तो हमने कहा सर ये है हमारे पास बेसिक इकोलॉजी, कि इकोलॉजी इज इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरमेंट एंड इट इज इंटरेक्शन of an organism with its biotic and abiotic components। क्लियर है क्या ये बात? चलो लिखते जाओ साथ में। Yes, लिखो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हो गया ना? Done, sir. चलो, अब ये टर्म किसने दिया? तो टर्म ecology is given by Ernest Haeckel, father of ecology. रीटर। इसके बाद एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक, तो ये आपके पास साइंटिस्ट के नाम जो यहाँ पर आपको याद रखने हैं। पहला, इकोलॉजी टर्म किसने दिया? हैकेल ने। फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर, एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज प्रोफेसर आर.डी. मिश्रा। नेक्स्ट आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। देखो, आज हम लोग इकोलॉजी की जो भी बात कर रहे हैं ये बेसिक बात है ना? अभी हम उस चैप्टर पे नहीं जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पहले हम इकोलॉजी को समझें, पहले हम ऑर्गेनिज्म लेवल तक पहुँचें, उसके बाद हम आगे के लेवल्स को पढ़ना शुरू करेंगे। ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या है, हम ये सारी बातें फिर उसके बाद करेंगे। ठीक, तो ये हम अभी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ इकोलॉजी। आप लोग भी जानते हैं कि ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं अगर आप PYQs में देखें तो इकोलॉजी से और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमें इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से, और ये सारा जितना भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ एवरीथिंग इज़ थियोरेटिकल, एग्जाम्पल्स आएंगे, है ना, बहुत सारे आपको इंट्रैक्शंस याद करने पड़ेंगे। तो ज़्यादातर जितनी भी बातें करेंगे अपन थियोरेटिकल बातें ज़्यादा होगी। जैसे आपने मॉलिक्यूलर बायो में तो समझने वाली चीज़ें ज़्यादा पढ़ी, है ना, वहाँ पे समझने वाला पार्ट ज़्यादा था। यहाँ पर और इसी तरह से रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर मैकेनिज़म्स बहुत सारे थे, आपने पूरे प्रोसेसेस पढ़े। लेकिन यहाँ ऐसा प्रोसेस वाली चीज़ कोई नहीं है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें याद करनी है, रिकॉल करनी है। तो अब साथ के साथ आप क्या करते जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएंगे। कैसे करने हैं शॉर्ट नोट्स? एक पेज लेना है, आज जो भी पढ़ा है उसमें सारी मेन बातें आप साइड में लिखते जाएंगे कि ये बात मेन है, ये बात मेन है। एक पेज के ऊपर उसको सम अप कर लेंगे। एक पेज आज की क्लास का हो गया। ऐसे ही मेरे 15 लेक्चर 12 लेक्चर जो भी लगने हैं टोटल इकोलॉजी में, तो टोटल आपके ऐसे 15 पेज बनते हैं। 15 पेज में भी ये मान के चलो कि बहुत सारा आपका कंटेंट जो होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, समझाने वाला पार्ट किधर ज़्यादा है। तो इसी तरह से आपके कुछ 8 या 10 पेज में ये पूरे 3 चैप्टर सम अप हो जाएंगे। आपके लिए एग्ज़ाम के टाइम पर उसको रिकॉल करना आसान होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, साथ के साथ रिवाइज होता जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाने में ऐसा नहीं है 4 कलर के पेन लेकर बैठना है, खूब सारी मेहनत करनी है। एक पेज लेना है, अपनी रिवीजन को करते समय बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखते जाना है। जो याद ना है उसको हाईलाइट करके लिख दो। मैंने आज क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई, आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही याद होती जा रही होगी साथ में, है ना, कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था। नहीं याद आ रहा है तो आप एक बार कॉपी से देखो, उसको लिखो, तो उससे वो चीज़ आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो साथ के साथ शॉर्ट नोट्स पे काम करना शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, सबसे पहले हम इकोलॉजी के टाइप्स को समझते हैं। पहला आता है ऑटिकोलॉजी, दूसरा आएगा सिनिकोलॉजी। अब समझना क्या है दोनों। मैंने कहा मेरे पास एक हैबिटेट है, इस हैबिटेट में मैंने एक स्पीशीज ले लिया ए। कितना स्पीशीज लिया? केवल एक। अब इस एक स्पीशीज का क्या इंट्रैक्शन अपने सारे
बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से होगा। यस मैम। जब ये अपने सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट कर रहा होगा तो इस स्टडी को आप क्या बोलोगे? ऑर्टिकोलॉजी। एक इंडिविजुअल की या एक स्पीशीज की अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को आपने क्या बोला? ऑर्टिकोलॉजी। इसके बाद मैंने कहा सेम हैबिटेट में यहां पर ए भी होगा, यहां बी होगा और यहां पर सी भी होगा। अब इन सब का एक साथ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी स्पीशीज हैं, इन सब का एक साथ जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है उसे आप क्या बोलोगे? सिन इकोलॉजी। क्या बोलोगे? सिन इकोलॉजी। मतलब समझ आ रहा है कि जब एक ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन को आप पढ़ रहे हो, एक स्पीशीज की बात कर रहे हो, तो वो है ऑर्टिकोलॉजी। बहुत सारे स्पीशीज की एक साथ बात कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? सिन इकोलॉजी। क्लियर? तो डेफिनेशंस को अगर हम लिखें तो ये आता है स्टडी ऑफ interactions of organisms of one species with its environment। ठीक। दूसरा आता है सिन इकोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन of organisms of different species with their environment। समझ आ गया? अच्छे से क्लियर दोनों टाइप्स का इकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। सर सिन इकोलॉजी थोड़ा समझा देना। भाई जब मैं एक स्पीशीज की बात कर रहा हूं तो वो क्या है? ऑर्टिकोलॉजी। जब एक से ज्यादा स्पीशीज की बात कर रहा हूं तो वो क्या है? सिन इकोलॉजी। सिंगल स्पीशीज एक ऐसे अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज ऑर्टिकोलॉजी। ए बी सी तीन स्पीशीज अलग अलग हैं, ये स्पीशीज आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, इसको मैंने क्या बोला? सिन इकोलॉजी। इस एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल तुम जहां भी रह रहे हो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो। अब मैं केवल तुम्हारे इंटरेक्शन को एनवायरनमेंट के साथ पढ़ रहा हूं, तो मैंने केवल तुम्हारी बात करी, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्टिकोलॉजी। अब मैंने कहा तुम्हारे घर पर प्रेजेंट प्लांट्स का, तुम्हारे घर पर प्रेजेंट माइक्रोब्स का, इन सब का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में या एनवायरनमेंट के साथ, इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इज इट क्लियर? समझ आया? तो ऑर्टिकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी क्या अच्छे से क्लियर है आप लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला टॉपिक। बायोलॉजिकल हायरार्की। क्या होता है बायोलॉजिकल हायरार्की? हाँ जी,
हायरार्की मतलब क्या होता है ये समझो। अरे लिविंग वर्ल्ड में आपने पढ़ा होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट किसी भी चीज का, उसको हम हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्की। तो बस वही बात हमें यहां करनी है, हायरार्की की एक असेंडिंग ऑर्डर में हम आगे बढ़ेंगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ चलना शुरू करेंगे। अब आप बचपन से पढ़ते आए हैं, सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पढ़ा है ये आप लोगों ने? Yes. बहुत बढ़िया। तो बस इसी बात को एक्सटेंड करना शुरू करते हैं। हमने कहा सर हम बेसिक यूनिट जहां से शुरू करना है उसको मान लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल हायरार्की डिस्कस कर रहे हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हायरार्की को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर मुझे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हायरार्की को डिस्कस करना है तो मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ, और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मेरी? सेल। तो हमने शुरुआत करी सर एक सेल के साथ। सेल से इसका ग्रुप बना। ग्रुप ऑफ सेल्स को आपने क्या नाम दिया? टिश्यूज दिया। टिश्यूज अपना अपना काम कर रहे हैं। पहले हम इंडिविजुअल सेल की बात कर रहे थे कि सर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं बहुत सारे, ये सेल ऑर्गेनल्स मिलकर सेल को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, राइट। हम इसको एक लाइन से समझते हैं जो हमारी लिविंग वर्ल्ड में लिखी हुई है कि एक लेवल पर होने वाले इंट्रैक्शंस अगले लेवल की प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स के बीच में इंट्रैक्शन हुआ होगा, सेल ऑर्गेनल्स के बीच में इंट्रैक्शन हुआ होगा तो एक प्रॉपर्टी निकल कर आई होगी सेल की। आप इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज कॉल्ड साइटोलॉजी। पढ़िए आप लोगों ने सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी वो ब्रांच है जहां पर आप सेल की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो मैं यहां पर इसकी स्टडी कर रहा हूं अंडर साइटोलॉजी, ठीक है जी। हम आगे बढ़े। सेल्स ने आपस में इंटरेक्ट करना शुरू किया, अपना ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाकर अगले लेवल को डेवलप किया विच वॉज टिश्यूज। अब टिश्यूज को आपने देखा, प्लांट टिश्यूज पढ़े आपने, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, अलग अलग टाइप के आपने टिश्यूज पढ़े। सेम एनिमल टिश्यूज आपने 4 अलग अलग टाइप के पढ़े, है ना। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, है ना, मस्कुलर टिश्यू। तो ये अलग अलग टाइप के आपने टिश्यूज पढ़े। तो आपने प्लांट टिश्यूज अलग पढ़े, आपने एनिमल टिश्यूज अलग पढ़े। प्लांट टिश्यूज की स्टडी को आपने टर्म दिया था, क्या टर्म दिया था? एनाटॉमी। और एनिमल्स की स्टडी को आप बोलते हो, तो आपने टिश्यूज का सारा डिस्कशन यहां पर किया, ठीक। आप आगे बढ़े, अगला लेवल आया आपके पास, टिश्यूज का ग्रुप बना जिसको आपने बोला ऑर्गन। ऑर्गन से फॉर्मेशन हुआ ऑर्गन सिस्टम का, ठीक। और ऑर्गन सिस्टम से फॉर्मेशन होता है बच्चों किसका? ऑर्गेनिज्म का, ठीक। आप फिजियोलॉजी पढ़ चुके हो। आपने फिजियोलॉजी में शुरुआत करी सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन को पढ़ने की। ऑर्गन के बाद आपने पूरा एक सिस्टम पढ़ा। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स पढ़े, और ये सारे सिस्टम्स कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इस पूरी स्टडी को आप क्या नाम देते हो? आप इसको नाम देते हो स्टडी को फिजियोलॉजी बोलते हो। अब ये हो गई हमारे पास ऑर्गेनिज्म लेवल तक की स्टडी। तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर मैंने पहली स्टडी जो करी वो किसकी कर ली? फिजियोलॉजी की, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की स्टडी इसी से हो रही है,
फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं और डिटेल में जा रहा हूं, तब जाकर फिजियोलॉजी के बाद आ रहा है हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी, उसके बाद अगला लेवल आएगा साइटोलॉजी। तो मेरा जो ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो स्टडी हो रहा है वो किसका हुआ? अभी मैंने ऑर्गेनिज्म की पहले फिजियोलॉजी पढ़ी, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर पहली स्टडी हुई फिजियोलॉजी की। अब मैं ऑर्गेनिज्म से आगे बढ़ता हूं, ऑर्गेनिज्म से मैं आगे बढ़ता हूं तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, है ना। ऑर्गेनिज्म से क्या बना? पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है सर? एक ग्रुप सेम इंडिविजुअल्स का एक पर्टिकुलर जगह पर जो प्रेजेंट है। पॉपुलेशन के लिए मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट है, उसे मैं क्या बोलूंगा? पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? मैंने कहा कोटा की पॉपुलेशन, तो कोटा में ह्यूमन पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, वो 15 से 17 लाख है, तो मैंने आपको एक जगह पर प्रेजेंट ह्यूमंस के बारे में बताया, तो ये हो गई ह्यूमन पॉपुलेशन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन मैंने कहा कि मान लो 8.3 बिलियन है, तो 8.3 बिलियन वर्ल्ड के अंदर है, तो वर्ल्ड एक जगह हो गई, एक स्पेसिफिक जगह है, एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर आप ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हो। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। क्या मेरी बात समझ आ गई? पॉपुलेशन क्या है? अरे ये सुनो, यस सर। है ना। तो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, लेकिन ग्रुप पर्टिकुलर जगह पर है। कोटा में ह्यूमन पॉपुलेशन, हिमाचल में ह्यूमन पॉपुलेशन, या फिर दुनिया में ह्यूमन पॉपुलेशन, या चाइना में ह्यूमन पॉपुलेशन, तो एक जगह डिफाइन कर रहा हूं मैं साथ में, इसीलिए मैं टर्म क्या यूज कर रहा हूं? पॉपुलेशन। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। हमने कहा एक बात बताओ, कोटा की बात करी, क्या ह्यूमन पॉपुलेशन ही होगी? क्या प्लांट भी होंगे? क्या एनिमल भी होंगे? एनिमल भी वैरायटी ऑफ एनिमल होंगे? क्या माइक्रोब भी होंगे? अरे हाँ कि ना। तो एक जगह पर प्रेजेंट जितने भी पॉपुलेशंस हैं, जितने भी पॉपुलेशन क्या कभी नॉन लिविंग का होगा? नहीं होगा। हम किसकी पॉपुलेशन बता रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो अब आगे मैं बात कर रहा हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिलहाल ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसका अगला लेवल आता है कम्युनिटी। क्या आता है? कम्युनिटी। अब आप समझो, मैंने कहा कि एक एरिया है, इस एरिया के अंदर मैंने एक पॉपुलेशन आपको डिफाइन कर दी ऑफ इंडिविजुअल्स ए। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ए जो एक जगह पर प्रेजेंट है, वो क्या बना रहे हैं? इसकी पॉपुलेशन। क्या बना रहे हैं? पॉपुलेशन। अब यहां पर ए की पॉपुलेशन कितनी है? 9। अब मैंने कहा यहां पर बी की पॉपुलेशन 5। फिर मैंने लेबल कर दिया सी का पॉपुलेशन 8। ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहां प्रेजेंट है। तो कंबाइंड जितना भी कुछ है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पर प्रेजेंट है, यानी ग्रुप ऑफ डिफरेंट populations of different species is combinedly called community। मैंने कहा एक फॉरेस्ट कम्युनिटी है। फॉरेस्ट कम्युनिटी में सर ट्रीज आ गए, श्रब्स आ गए, एनिमल्स आ गए, हर्बीवोर्स आ गए, कार्निवोर्स आ गए, जो भी वहां पे माइक्रो प्रेजेंट है वो सब आ गए। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंबाइंडली मैंने क्या बोल दिया? एक कम्युनिटी। मेरी बात समझ आ रही है? अब इस कम्युनिटी लेवल से आगे बढ़ते हैं। मेरा लेवल क्या आ गया था? कम्युनिटी। अब मैं इस कम्युनिटी लेवल से आगे जा रहा हूं,
आगे चलते हैं। मैंने कहा सर अभी तो हम कंबाइंड बात कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, अब आप साथ में बात करो वाटर, एयर, सॉइल, साथ में टेम्परेचर, लाइट। ये सारे के सारे कौन से फैक्टर्स हैं, बायोटिक या एबायोटिक? तो बायोटिक। कम्युनिटी के साथ यानी बायोटिक फैक्टर्स के साथ आप जब एबायोटिक फैक्टर्स की भी बात करना शुरू कर देते हो तो क्या बनता है? एक इकोसिस्टम। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को अच्छे से? तो व्हाट इज इकोसिस्टम हमें समझ आ गया कि सर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ नॉन लिविंग या फिर एबायोटिक फैक्टर्स को भी कंसिडर कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो आप क्या करते जा रहे हो? हर लेवल पर ऐड करते जा रहे हो कुछ चीजें या फिर सब्सट्रैक्ट करते जा रहे हो? ऐड करते जा रहे हो। आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ बढ़ते जा रहे हो। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस सर। तो हमने कहा सर कम्युनिटी के बाद नेक्स्ट लेवल आता है इकोसिस्टम। ठीक, चलो वापस आते हैं यहां पर। अब इस इकोसिस्टम को मैं थोड़ा सा और ब्रॉडर यूनिट में लेकर जाता हूं। मैंने कहा 4-5 इकोसिस्टम्स चल रहे हैं। एक ट्री इकोसिस्टम चल रहा है, एक माइक्रोबियल इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है जहां माइक्रोब्स डेट्राइटस के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हैं, पूरा एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है ना। ऐसे कई सारे इकोसिस्टम्स एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। अब इस पर्टिकुलर एरिया को मैं देखना शुरू करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि सर ये जो ऑर्गेनिजम्स यहां पर प्रेजेंट हैं और ये जो बायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ये ओवरऑल डिटरमाइन कर रहे हैं वहां पर किस टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बायोम का मैंने नाम लिया डेजर्ट बायोम। अब डेजर्ट क्या छोटी सी जगह है या बहुत बड़ी जगह है? क्या मैंने कॉमन टर्म यूज कर लिया? जितने भी जगह जगह पूरी दुनिया में डेजर्ट है। अब उन डेजर्ट के अंदर 2 मेन फैक्टर्स होंगे जो वहां की इकोसिस्टम को डिफाइन कर रहे होंगे। ये 2 मेन फैक्टर्स क्या हैं? पहला है वहां का टेम्परेचर और दूसरा है, पहला है क्लाइमेट, है ना। टेम्परेचर की जगह हम उसको बोलते हैं क्या? क्लाइमेट, विच इज डिटरमाइंड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। जैसे वहां का टेम्परेचर क्या है ना, वहां का रेनफॉल कितना है। मेरी बात समझ आ रही? तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स को अब हम कंसिडर कर रहे हैं। हम वहां देख रहे हैं कि सर वहां पे टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर कितना रहता है, साथ में हम देख रहे हैं वहां थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल कितना रहता है। मैंने कहा डेजर्ट बायोम, टेम्परेचर क्या रहता है? वो थ्रू आउट द ईयर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और रेनफॉल क्या रहेगी? बहुत कम। तो वो एक पर्टिकुलर बायोम हो गया डेजर्ट बायोम। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है और वहां पर रेनफॉल भी ज्यादा रहता है। ज्यादा होता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो अब ये मेरे लिए एक बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब दुनिया में बहुत सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, लेकिन सब में कॉमन क्या है कि सर वहां टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन आप देखोगे लगभग आपको थ्रू आउट द ईयर जो पैटर्न है वो सेम देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड बायोम। तो हम बायोम बनाते हैं कई सारे इकोसिस्टम्स को कंबाइन करके, विच आर मेजरली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। इज इट क्लियर? यस। तो मेरे पास अगला लेवल जो आता है वो क्या आता है? बायोम। ठीक, अब भैया बायोम से भी ऊपर जाना है, सबसे बड़ी यूनिट डिस्कस करनी है। तो मैंने तो पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया है ना, 3 पार्ट कर दिए अपने अर्थ के। एक उसका एटमॉस्फेयर, एक उसका पानी और एक उसका लैंड। हवा, पानी और लैंड, ये 3। अब इसके अंदर पानी में बहुत सारे बायोम हैं,
हाइड्रोथर्मल वेंट्स अलग हैं, सरफेस वाले ऑर्गेनिज्म अलग हैं, है ना, बॉटम ड्वेलर्स अलग हैं। तो मैंने अलग अलग बायोम बना दिए। किसी में कई जगह टेम्परेचर पानी का ज़्यादा होगा, किसी में टेम्परेचर कम होगा। इसके बाद मैं आता हूँ लैंड पर। मैंने कहा सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये सब क्या है, अलग अलग बायोम्स है। तो बहुत सारे बायोम मिला दिए और पूरा का पूरा लैंड पर अब जो भी कुछ है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। इस पूरे लैंड पर जो भी कुछ है इसको मैं एक नाम दे देता हूँ लिथोस्फीयर। क्या नाम दे देता हूँ? लिथोस्फीयर। एयर में जो कुछ है एटमॉस्फेयर। लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां भी है, माइक्रोब्स हैं बहुत सारे, तो मैंने कहा वो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। पानी में जो कुछ है उसको मैंने बोल दिया हाइड्रोस्फीयर। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने हमारे अर्थ पर जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनको तीन बायोस्फीयर के अंदर डिवाइड कर दिया, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो सबसे बड़ी यूनिट अब मेरे पास क्या आ गई, बायोस्फीयर। क्लियर है मेरी बात? ये सारा समझ आ गया? एक एक पॉइंट क्लियर है सबको? बायोम किसी भी जगह, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डेजर्ट एक बायोम है, तो ये डेजर्ट क्या है, क्या एक ही जगह पर है या अर्थ में बहुत सारी जगह पर है? बहुत सारी जगह पर है। तो मैंने जितने भी डेजर्ट थे उन सबको कंबाइन किया, उनके कॉमन कैरेक्टर्स पढ़े। मुझे क्या समझ आया कि यार कॉमन कैरेक्टर ये है कि इनका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं। हर जगह डेजर्ट अगर होगा तो वहाँ पर वो डिटरमाइन होगा उसके क्लाइमेट से, उसके प्रेसिपिटेशन से, रेनफॉल से। तो वही बात है यहाँ पर कि सर डेजर्ट के अंदर रेनफॉल क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो एक बायोम हो गया मेरे लिए। समझ आ रही मेरी बात? तो मैं अब डिवीजन कर रहा, यहां तो मैं क्या था, केवल बायोटिक फैक्टर्स को देख रहा था, लेकिन अब मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस पर आ गया हूं, रेनफॉल पर आ गया हूं। तो उसको मैंने क्या बोला, बायोम। आई मेरी बात समझ में? तो ये आपके पास अब मतलब बायोम में क्लाइमेटिक कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, बिल्कुल, है ना। देखो अब यहां ऑर्गेनिज्म लेवल से आगे तक जितनी भी स्टडी हो रही है बायोस्फीयर तक, इसे आप बोलते हो क्या? इकोलॉजी। और इस हायरार्की को आप नाम देते हो इकोलॉजिकल हायरार्की। क्या बोलते हो? इकोलॉजिकल हायरार्की। अब इस इकोलॉजिकल हायरार्की में एक बात समझो, ऑर्गेनिज्म लेवल पर आपने कौन सी स्टडी करी? क्या आपने फिजियोलॉजी स्टडी करी? क्या आपने यहां पर इकोलॉजी भी शुरू कर दी? वही ऑर्गेनिज्म का ही इंटरेक्शन पढ़ रहे हो आप? अरे यस और नो कि सर हम ऑर्गेनिज्म का ही इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं उसके एनवायरनमेंट के साथ, और ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चल रहा है वो है उसकी फिजियोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो स्टडी होगी वो कहलाती है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या फिजियो इकोलॉजी। क्या कहलाती है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या फिजियो इकोलॉजी। क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? तो इस लेवल पर होने वाली स्टडी कहलाती है क्लियर? तो क्या सबको ये इकोलॉजिकल हायरार्की समझ आया? यस सर। अब हम यहीं पर समझते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। देखो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यानी आपको किस लेवल पर बात करनी है? सर ऑर्गेनिज्म और उसकी पॉपुलेशंस को डिस्कस करना है, ना आपको कम्युनिटी पढ़ना है, ना आपको आगे कुछ और पढ़ना है। इकोसिस्टम आपका अगला चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर हम केवल और केवल किसकी बात करने वाले हैं? ऑर्गेनिज्म और उसके पॉपुलेशन की। इज इट क्लियर? तो हमारे दो टॉपिक्स मेन रहेंगे यहाँ पर, है ना। अब इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। यहीं पर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म समझें, पॉपुलेशन समझें, उसके बाद चैप्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट होगा हम पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे,
जिसे हम टर्म देते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये पढ़ने के बाद हम अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट पर जाएंगे। सेकंड पार्ट होगा हमारा पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। क्या होगा? पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में आप क्या पढ़ने वाले हो? सर आप इंटरैक्शंस पढ़ोगे, कैसे दो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, या वो न्यूट्रल हैं एक दूसरे के लिए। ये सारे इंटरैक्शंस आप स्टडी करोगे अंडर दी सेकंड पार्ट। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमारा चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा यहीं से। पहला पार्ट होगा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट और दूसरा पार्ट होगा पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। क्लियर? सबसे पहले कि व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, तो हमने कहा इट इज बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। क्या ये बात सही है? यस सर। चलो, यस सर। इसके बाद मैंने कहा कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जो आप स्टडी करते हो वो कौन सी होती है? फिजिकल। फिजियो इकोलॉजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इस ऑर्गेनिज्म की कुछ बातें डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमने कहा सर ये ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है ना, लिविंग होता है, इसका एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है। इंटरब्रीड करते हैं और नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। सही बात है। ये ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेल्यूलर या फिर हो सकता है मल्टीसेल्यूलर। ठीक, ये हो सकते हैं यूकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोटिक। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के। अगला लेवल कौन सा है? पॉपुलेशन। क्या होता है पॉपुलेशन? हाँ जी, व्हाट इज पॉपुलेशन? Group of organisms of same species present in a particular area. ठीक, as
दे आर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। सुनना ध्यान से मेरी बात। मैंने कहा एक स्पीशीज है, स्पीशीज और पॉपुलेशन में एक कंफ्यूजन होता है, सर दोनों ही एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, सही बात है, लेकिन ये डिफरेंस क्या है? तो अगेन डिफरेंस क्या है? मैंने कहा ह्यूमन स्पीशीज दुनिया में कहीं भी होगी, मैंने एरिया डिफाइन नहीं किया। मैंने कहा ह्यूमन स्पीशीज इन कोटा, ह्यूमन पॉपुलेशन। समझ आ गई मेरी बात? तो पॉपुलेशन टर्म आप जब एरिया को डिफाइन करते हो तब करते हो। जैसे आप इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हो, हमारे इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है। सेंसस का मतलब काउंटिंग होती है। तो जब काउंटिंग होती है तो वो काउंटिंग पॉपुलेशन की जा रही है, तो एक एक के घर जाके पूछा जाता है कि भाई आपके कितने मेंबर्स हैं, कितने नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, कितने पुराने हट गए हैं, है ना। तो ये सारा सब कुछ जो है ये किया जाता है, क्यों? क्योंकि हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी होती है उस पर्टिकुलर एरिया की। तो अब जब ये मेंबर्स सेम स्पीशीज के हैं तो ये एक जैसे दिखेंगे या अलग अलग दिखेंगे? एक जैसे। तो मैंने कहा कि एज दे आर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज दे आर मॉर्फोलॉजिकली similar and can interbreed among themselves। तो वो आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीडिंग शो कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद आगे मैंने बात करी कैसे इंटरब्रीड कर सकते हैं। सर इंटरब्रीडिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं? हमने कहा दोनों मेथड से ही अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दे कैन इंक्रीज their number through asexual or sexual reproduction। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत यहां तक? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं। ध्यान से सुनना मैं जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, है ना। पहला सबसे कॉमन सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, लोटस प्लांट्स इन अ पॉन्ड। देखो साथ में मैं क्या लिख रहा हूं? एक जगह को डिफाइन कर रहा हूं, है ना। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं लोटस प्लांट के बारे में बता दो, मैं आपको साथ में स्पेसिफिक एरिया दे रहा हूं कि इस एरिया के अंदर बताओ कितना लोटस प्लांट है। दैट इज पॉपुलेशन। इसके बाद मैंने कहा बैक्टीरिया ऑन अ पेट्री डिश। पेट्री डिश जानते हैं आप क्या होता है? जहां बैक्टीरियल कल्चर्स बनाए जाते हैं। तो उस प्लेट के ऊपर
जितना भी बैक्टीरिया है वो क्या बैक्टीरियल पॉपुलेशन बनेगा। इसके बाद रैट्स इन एन अबेंडेंड एरिया। अबेंडेंड एरिया अपने आसपास ऐसी जगह जो ऑक्यूपाइड नहीं है, जो यूज में नहीं है। अबेंडेंड वो जो अब यूज में नहीं, जैसे आपने आसपास कोई खंडर पड़े हुए तो उनके अंदर ढेर सारे चूहे हैं, प्लॉट्स हैं, वो प्लॉट्स यूज नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े झाड़ बन गए हैं वहाँ पे, तो वो अबेंडेंड एरियाज है। अबेंडेंड एरियाज में चूहों की पॉपुलेशन, तो एक पर्टिकुलर एरिया बता रहे हो आप। एक और एग्जाम्पल है, कॉर्मोरेंट्स। कॉर्मोरेंट्स बर्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ थोड़ा सा दलदल होता है, पानी होता है, उसके आसपास कुछ बर्ड्स होते हैं जो बाहर की तरफ घूमते फिरते रहते हैं या उसके पानी में चले जाते हैं, पानी से बाहर आ जाते हैं। डक्स जैसे दिखते हैं, छोटी सी नेक निकली होती है, एक बीक निकली होती है, उन्हें हम बोलते हैं कॉर्मोरेंट्स। तो कॉर्मोरेंट्स का वेटलैंड यानी कि पानी के आसपास की जो जगह है उनके अंदर हम एक जगह डिफाइन करके पॉपुलेशन पूछ रहे हैं। तो कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड्स, ये एक पॉपुलेशन। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। अब टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो मैंने कहा मेरे पास दो टाइप्स के पॉपुलेशन है। पहले को बोलता हूं लोकल पॉपुलेशन, ठीक। दूसरे को बोलता हूं सिस्टर पॉपुलेशन। अब ये क्या होते हैं? हाँ जी, लोकल पॉपुलेशन और सिस्टर पॉपुलेशन। क्या होते हैं ये? देखो, मैंने कहा तुमसे एक पर्टिकुलर एरिया है, एरिया 1। चलो इसको अगली इस पे समझते हैं, यहाँ डेफिनेशंस लिखते हैं, है ना। मैंने कहा मैंने एक एरिया लिया, एरिया 1, या नाम दे देते हैं कोटा, ठीक। मैंने दूसरा एरिया लिया, ले लेते हैं चाइना, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी ह्यूमंस का पॉपुलेशन है, ठीक। तो मैंने ह्यूमंस बना दिए। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन होगा। मैंने कहा अब मुझे बताओ लोकल पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, क्या तुम समझते हो? हाँ जी, लोकल पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर जगह की ही केवल आप बात कर रहे हो। पॉपुलेशन ऑफ चाइना वो लोकल पॉपुलेशन वहां का, पॉपुलेशन ऑफ कोटा वहां का लोकल पॉपुलेशन। मेरी बात समझ आ रही है?
लेकिन दोनों जगह क्या ह्यूमन पॉपुलेशन है? यस अरे दोनों जगह ह्यूमन पॉपुलेशन है। बात तो हम किसकी कर रहे हैं? दोनों जगह के ह्यूमन पॉपुलेशन की। तो आपस में ये दोनों एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? पॉपुलेशन। मेरी बात समझ आ रही है? किसी एक पर्टिकुलर जगह की ही केवल बात कर रहे हो तो इट इज लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन। सब जगह पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है या किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन है, उन सब की बात करोगे तो वो आपस में क्या है? सिस्टर पॉपुलेशन। यानी दो अलग अलग जगह की पॉपुलेशन को जब कंपेयर करते हैं तो उसे सिस्टर पॉपुलेशन कहा जाता है। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कोटा में बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? हो सकता है कि तुम्हारे स्टेट में भी या तुम्हारी सिटी में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे के क्या हो गए? सिस्टर पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ के बच्चे यहाँ की लोकल पॉपुलेशन हो गए, वहाँ के बच्चे वहाँ की लोकल पॉपुलेशन हो गए। क्या मेरी बातें समझ आ रही है आप लोगों को? तो वापस चलते हैं, लोकल पॉपुलेशन के बारे में लिखते हैं। हमने कहा organisms of same species in particular area. Organisms of same species in different areas. क्लियर? समझ आ गया? जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने। बातें तो बहुत सारी हो गई। शुरुआत की आज इकोलॉजी से। इकोलॉजी की बात करी, हम लोगों ने कहा कि सर दो टर्म से मिलकर बना है। ओइकोस जिसका मतलब है होम या हाउस या हैबिटेट, और लॉजी यानी कि स्टडी। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट एंड बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। टर्म वाज गिवन बाय हैकेल, इकोलॉजी के फादर रीटर एंड इंडियन इकोलॉजी के फादर आर.डी. मिश्रा। इसके बाद ऑर्टिकोलॉजी, एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने फैक्टर्स के साथ इंट्रैक्शन, ऑर्टिकोलॉजी। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की साइमल्टेनियस स्टडी, सिनिकोलॉजी। बायोलॉजिकल हायरार्की पढ़ना शुरू किया, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई बेसिक यूनिट सेल से पढ़ा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। हमने कहा सेल्यूलर लेवल पर जो स्टडी हुई साइटोलॉजी, टिश्यू के लेवल पर एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी। उसके बाद ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म तक की पॉपुलेशन जो स्टडी हुई वो फिजियोलॉजी। फिर ऑर्गेनिज्म से आगे की जो स्टडी है वो इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो स्टडी हुई उसको बोला हम लोगों ने क्या? फिजियो इकोलॉजी। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। हमने कहा बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की ऑर्गेनिज्म है। यहाँ इनका फिक्स लाइफ स्पैन होता है, इंटरब्रीड करते हैं, नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, और यूनिसेलर, मल्टीसेलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। इसके बाद मैंने कहा जैसे जैसे हम बात करेंगे सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स की तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे, साथ में इंटरब्रीड कर सकेंगे। इसके बाद अपने नंबर को बढ़ाएंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से। कुछ एग्जांपल्स पढ़े, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़े, लोकल और सिस्टर। क्या सारी बातें आज आप लोगों को जितनी पढ़ाई गई क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने चैप्टर शुरू नहीं किया, चैप्टर हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन था इकोलॉजी का, माहौल बनाया इकोलॉजी का, है ना। अब अगले क्लास से पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ना शुरू करेंगे। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ने के बाद हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? तो आज केवल और केवल हम लोगों ने किसकी बात करी है? बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। एरिया हैबिटेट में क्या फर्क होता है? सब बेटा देखो, किसी भी पर्टिकुलर, जैसे आज मेरा हैबिटेट, मेरे लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा दैट इज कॉल्ड माय हैबिटेट, है ना। फॉर एग्जांपल एक फिश की बात करें तो वो पानी में रहती है ना। पानी तो सब जगह है, तो पानी क्या हो गया? उसका हैबिटेट हो गया। आ रही है मेरी बात समझ में? लेकिन मैंने कहा कि एक पॉन्ड के अंदर तो वो स्पेसिफिक एरिया आपने डिफाइन कर दिया कि भाई पानी में भी कौन सा पानी? ये वाला पानी। समझ आई मेरी बात? चलो
क्लियर यहाँ तक की बातें? चला जाए तो बाकी की बातें अपन करते हैं अगली क्लास में। सर मतलब इसको हैबिटेबल फेवरेबल एरिया बोलते हैं। बिल्कुल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फेवरेबल एरिया जहाँ उसका घर होता है, जहाँ वो रहता है, वो कहलाता है उसका हैबिटेट।